बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग काजी शहजाद एहतशाम की बुक से आज हम चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम सेंट्रल बैंक है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल बैंक के प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले हम सेंट्रल बैंक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सेंट्रल बैंक है क्या, कब बना, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई। ठीक है, जब बाकी बैंक्स काम कर रहे थे तो फिर सेंट्रल बैंक की क्या ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक असल में करता क्या है, ठीक है, किसने पहले बनाया, ठीक है, कब बना, यह सबसे पहली बार इन थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन पे हम बात करेंगे। ठीक है, सेंट्रल बैंक बेसिकली जो है मुख्तलिफ ममालिक ने ना 19वीं सदी में इसको बनाया। ठीक है, 19वीं सदी में जो है इसको मुख्तलिफ ममालिक ने जो है बनाया सेंट्रल बैंक को। ठीक है, और आज हम देखते हैं कि हर कंट्री जो है उसमें उसका अपना सेंट्रल बैंक है। ठीक है, कुछ ममालिक ने 19वीं सदी में इसको बनाया, इसका आगाज़ किया सेंट्रल बैंक का अपने अपने मुल्कों में। और उस वक़्त जो ये सेंट्रल बैंक था ये क्रूड फॉर्म में था, मतलब इसकी डेवलप फॉर्म नहीं थी उस वक़्त। और आज जो है सेंट्रल बैंक जो है वो एक मॉडर्न फॉर्म में आपके सामने है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी के बाद जो है 20वीं सदी के पहले हाफ, यानी कि पहले 50 साल की अगर हम बात करें 20वीं सदी के, उस वक़्त सेंट्रल बैंक की जो उसकी शक्ल थी ना, वो डेवलप फॉर्म में आ गया था। उससे पहले जो है इसकी डेवलप फॉर्म नहीं थी। और सेंट्रल बैंक जो है इसकी नीड बेसिकली क्यों पेश आई, जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है, जो 1914 से 1918 तक रही, ये पहली जंग अज़ीम है। पहली जंग अज़ीम जब हुई तो इस वक्त जो है सेंट्रल बैंक की जो है बहुत शिद्दत से जो है इसकी ज़रूरत महसूस की गई। ठीक है, क्योंकि जब पहली जंग अज़ीम हुई थी तो उस वक्त दुनिया का जो निज़ाम है वो काफ़ी जो है वो दरम बरम हो गया था। फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे। ठीक है, लोगों ने बहुत ज़्यादा विड्रॉल्स करवा लिए थे बैंकों से, बैंकों के पास ज़रूरत से कम पैसा था। ठीक है, और बैंकों को मॉनिटर करने वाला कोई इदारा भी नहीं था। और उस वक़्त जो है बहुत अफरा तफरी भरी सूरत हाल थी। एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज रेट भी नहीं था, जैसे कि आज एक्सचेंज रेट है ना। पाकिस्तान का और एक्सचेंज रेट है डॉलर का, पाउंड में अगर हमने कन्वर्ट करना तो हमें एक एक्सचेंज रेट दिया था कि इतने पाउंड इतने रुपीज़ के बराबर है, इतने पाउंड इतने डॉलर्स के बराबर है। ठीक है, ये एक्सचेंज रेट होते हैं ना बेसिकली। तो उस वक्त एक्सचेंज रेट भी कोई नहीं पता थे सबको, यानी कि हालात बहुत जो है वो ख़राब थे। ठीक है, तो पहली जंग अज़ीम के बाद जब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे तो उस वक्त इसकी जो है वो ज़रूरत पेश आई। उसके बाद जो है पहली जंग अज़ीम के बाद जो है इसको ज़्यादा डेवलप तरीके से बनाया गया, ताकि जो प्रॉब्लम्स पहले जंग अज़ीम की वजह से जो हुए थे उनके ऊपर ओवरकम किया जा सके। तो इसने अपना एज अ फिजिकल एजेंट के तौर पे अपना रोल प्ले करना शुरू किया। ठीक है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी स्टार्टिंग में। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर ओवरकम किया गया। इस तरह से जो मॉनेटरी प्रॉब्लम्स थी, जो पैसे के हवाले से प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उनको भी सॉल्व किया गया। उनको सॉल्व करने के लिए और जो दूसरे मामला थे एक्सचेंज रेट के हवाले से जो मामला थे, इन तमाम मामला को सॉल्व करने के लिए ब्रुसेल्स में 1920 में एक मीटिंग, यानी कि एक कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट की गई। ठीक है, ब्रुसेल्स में 1920 में एक कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की गई, जिसका मकसद क्या था कि जो पहली जंग अज़ीम के बाद जो मामला ख़राब हुए हैं, जो पैसों के हवाले से प्रॉब्लम्स आई हैं, जो मॉनेटरी प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको जो हल किया जाए। उनको हल करने के लिए और बैंकों को मॉनिटर करने के लिए एक इदारा बनाया जाए। इसके ऊपर जो है बात इस चीज़ के हवाले से जो है ये मीटिंग का एजेंडा था, कॉन्फ्रेंस का एजेंडा था कि कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो बैंकों के निज़ाम को सुपरवाइज़ करे, और जो मॉनेटरी प्रॉब्लम्स का जिन प्रॉब्लम्स का उनको शिकार था उस वक्त शिकार थे वो, उनको भी सॉल्व किया जा सके। तो ये डिसाइड किया गया कि जो सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा पैसा ना मार्केट में जाए, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, बहुत कम पैसा ना हो। तो पैसों के निज़ाम को, फ्लोट ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए भी जो है एक ऐसे निज़ाम की हमें ज़रूरत थी जो कि मुस्तहकम तरीके से तमाम बैंकों को लेकर के चले। ठीक है, ईच कंट्री जो है, हर कंट्री ने इसके ऊपर आमादगी ज़ाहिर की और अपना अपना जो है सेंट्रल बैंक बनाने का उन्होंने आगाज़ किया। ठीक है, और आज हम देखते हैं कि हर जो है
मुल्क का अपना सेंट्रल बैंक है जो उसके तमाम दूसरे जो बैंक्स हैं उनके निज़ाम को कंट्रोल करता है। पाकिस्तान में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो कि तमाम बैंकों के जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके निज़ाम को कंट्रोल करता है। और जैसा कि हमने पढ़ा था शेड्यूल बैंक, और उनको हदायत देता है, उनको मतलब फैसिलिटीज़ भी देता है स्टेट बैंक, ठीक है, जो कि उसके पास रजिस्टर्ड है। अच्छा, नाउ सेंट्रल बैंक इज अ सिंबल ऑफ फाइनेंशियल सोवरेनिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। आज अगर हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक मौजूद है, उसकी एग्जिस्टेंस है, तो ये इस चीज़ की निशानी है कि कंट्री में स्टेबिलिटी होगी, इसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि ये एक जो है इंडिकेशन है। सेंट्रल बैंक का काम क्या है? मुल्क के अंदर जो है वो फाइनेंशियली जो है वो स्टेबिलिटी कायम करें, ठीक है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर के आए, जहाँ पर पैसों की ज़रूरत है वहाँ पैसों की नीड को पूरा किया जा सके, ठीक है, बैंकों के निज़ाम को मुस्तहकम तरीके से चलाए, और गवर्नमेंट के इदारों को अगर फाइनेंस की ज़रूरत है उनको प्रोवाइड किया जाए, बैंकों को ज़रूरत है उनको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो स्टेट बैंक का ये काम है कि पैसों के हवाले से जो मामला है, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व किया जा सके, और इस तरह से मुल्क के अंदर जो एक इकोनॉमिक मौशी तौर पे इस्तेहकाम लाया जा सके। ये बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है इसका मकसद क्या, रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, यानी कि माली हालात में जो है इस्तेहकाम का जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और इसके पास जो है रिजर्व्स भी होते हैं नेशन के, ठीक है, इसके पास फॉरेन रिजर्व्स भी होते हैं, उनको भी इसने मेंटेन करना हो। जैसे कि पाकिस्तान, हर मुल्क जो है उसके पास डॉलर के रिजर्व हैं। आज आज जो है इंटरनेशनल करेंसी जो है वो डॉलर है, ठीक है। अगर आपने मुल्क से बाहर कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको डॉलर पे करना पड़ेगा। यू हैव टू पे डॉलर टू बाय द थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। अगर आप मुल्क के बाहर से कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको डॉलर पे करना पड़ेगा, आप रुपीज़ में नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो स्टेट बैंक जो है वो रिजर्व, फॉरेन रिजर्व यानी डॉलर्स के रिजर्व को भी मेंटेन करता है, और कंट्रोल द फ्लो ऑफ परचेजिंग पावर वेदर करेंसी और क्रेडिट, ठीक है, और लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसको भी जो है ये मेंटेन करके रखेगा। इसका मकसद है कि बेसिकली ना ज़्यादा पैसा मुल्क में जाए ताकि इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाए, और ना बहुत कम पैसा मुल्क में हो कि ज़रूरत से भी वो नीचे चला जाए और मतलब काम जो है सही तरीके से ना चल पाए, ठीक है। तो स्टेट बैंक का बेसिकली बुनियादी जो एक मकसद है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर लाना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर के आना, ठीक है, और मुल्क के जो रिजर्व्स हैं उनको कंट्रोल करना, और जो लोग ये फ्लोट ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी जो मुल्क के अंदर उसको कंट्रोल करना, ना बहुत ज़्यादा पैसा मुल्क मार्केट में आ जाए और ना ही बहुत कम पैसा हो, एक रीज़नेबल अमाउंट के साथ जो है मुल्क के अंदर पैसा फ्लोट हो ताकि इन्फ्लेशन भी क्रिएट ना हो। आज अगर हम मॉडर्न एज को अपनी देखते हैं, ठीक है, तो बैंकों का निज़ाम बड़ा मुस्तहकम तरीके से चल रहा है, ठीक है, और ये सब के सब जो है ये स्टेट बैंक की यानी कि सेंट्रल बैंक की मरहून मिन्नत। आप किसी भी कंट्री में देख लें कि बैंकों का निज़ाम जहाँ भी मुस्तहकम तरीके से चल रहा है वो उस कंट्री के सेंट्रल बैंक का निज़ाम है, सेंट्रल बैंक ने सबको कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। इन द मॉडर्न एज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक हैज़ इनॉर्मसली इंक्रीज, ठीक है। अगर हम जदीद दौर की बात करते हैं तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि सेंट्रल बैंक के बगैर जो आपके मुल्क में जो बैंक का निज़ाम है वो सही तरीके से चल सकता है। सारी बात है, जब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा तो हर बैंक अपनी पॉलिसीज़ बना के काम करना शुरू कर देगा, तो एक अफरा तफरी मुल्क में फैल जाएगी और निज़ाम जो है वो दरम बरम हो सकता है, सही तरीके से नहीं चलेगा। तो एक कंट्रोलिंग बॉडी का होना ज़रूरी है ताकि वो तमाम बैंकों के निज़ाम को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके और मुल्क के जो फाइनेंशियली हालात है वो भी बेहतर हों। This has been due to various causes, the growing interdependence of economic life within the between countries, ठीक है, and greater necessity of management and control of currency system, ठीक है। ये बेसिकली जदीद दौर में इसकी ज़रूरत क्यों है, उसने दो वजूहात बता दी आपको। ये जो मुल्कों के दरमियान जो इकोनॉमिक लाइफ है, मुआशी हालात है मुल्कों के आपस में, ठीक है, उनको देखने के लिए इसकी ज़रूरत है। और जो आपका करेंसी का सिस्टम है, ठीक है, एक मुल्क से जो आपने दूसरे मुल्क के साथ जो ट्रेड करनी है, और जो करेंसी का सिस्टम है, जो एक्सचेंज रेट का सिस्टम है, उसको भी कंट्रोल किसने करना है? सेंट्रल बैंक ने करना है, ना कि आपके कमर्शियल बैंक्स ने करना है। तो इसकी एवोल्यूशन की बात करते हैं और ग्रोथ की बात करते हैं। सबसे पहले रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन, स्वीडन में सबसे पहले 1656 में
रिस्क बैंक ऑफ स्वीडन बनाया गया था, सेटअप किया गया था और उसको 1668 यानी कि 1668 में डिक्लेयर कर दिया गया था स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ठीक है, 1656 में बनाया गया था और 1668 में उसको स्वीडन का सेंट्रल बैंक डिक्लेयर कर दिया गया था। इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे बना स्वीडन में 1656 में। उसके बाद जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि 19वीं सदी में भी लोगों ने सेंट्रल बैंक बना लिए थे, लेकिन उस वक्त ये अपनी क्रूड फॉर्म में था, मतलब ये अब डेवलप फॉर्म में नहीं था। डेवलप फॉर्म में जो है 20वीं सदी के पहले हाफ में, पहले 50 सालों में आया। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड बना 1694 में, और इसको हम मदर ऑफ सेंट्रल बैंक्स भी कहते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड को हम, ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, मदर ऑफ सेंट्रल बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि 1694 में बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद जो है फ्रांस ने भी सेटअप किया 1800 में। फिर उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ डेनमार्क बना, ओपन किया गया 1818 में। उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम था 1850 में। फिर रिचेस्ट बैंक ऑफ जर्मनी था 1876 में। उसके बाद यूएसए में फेडरल रिजर्व सिस्टम सेटअप किया गया 1914 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्म, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो बर्र सगीर का बैंक था, वो 1935 में बनाया गया। और फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बनने के बाद जुलाई 1 1948 में जो है स्टेट बैंक बनाया गया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पर आते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है, सेंट्रल बैंक किसको कहते हैं। आरपी कैंट की डेफिनेशन आप देखें ज़रा। एन इंस्टीट्यूशन, एक इदारा, विच इज़ चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर। यानी कि एक बात तो यहाँ से जाहिर होगी कि अपने मुनाफे के लिए काम नहीं करता। इसका इसका जो प्राइमरी मकसद अपना मुनाफा कमाना नहीं है। वरना तो अगर हम देखते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका बुनियादी मकसद क्या, मुनाफा कमाना, प्रॉफिट अर्निंग है। लेकिन सेंट्रल बैंक का जो बुनियादी मकसद है वो मुनाफा कमाना नहीं है। इसका जो मकसद है बुनियादी, वो पब्लिक वेलफेयर है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। डेफिनेशन पे आते हैं बाकायदा। एन इंस्टीट्यूशन, एक इदारा, विच इज़ चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी भाई, ऑफ मैनेजिंग द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी, यानी कि जो पैसे का वॉल्यूम है, पैसे का हुजम, उसकी बढ़ोतरी को और उसकी कटौती को, यानी कि उसका बढ़ना और उसका कम होना, उसको कंट्रोल करना। ऐसा इदारा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि पैसे के फ्लोट ऑफ मनी जो है मार्केट में, मुल्क में जो फ्लोट ऑफ मनी है, ठीक है, यानी कि पैसे की एक्सपेंशन, पैसे के बढ़ने को और पैसे के कम होने को कंट्रोल जो इदारा करता है, जिस इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुल्क में पैसे का बढ़ना और कम होना वो कंट्रोल करता है पब्लिक के इंटरेस्ट में, उसको हम जो है वो सेंट्रल बैंक कहते हैं, आरपी कैंट के मुताबिक। यानी इसका बेसिक मकसद क्या है सेंट्रल बैंक का, कि मुल्क में ज़्यादा पैसा भी ना जाए और ज़रूरत से कम पैसा भी ना हो, कि अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से लोग कासिर रहें। ठीक है, तो जितने पैसे के मुल्क में ज़रूरत है, ये छाप के मुल्क में जो है उसको इशू कर देगा, नोट्स को इशू कर देगा। ठीक है, तो पैसे की एक्सपेंशन और पैसे की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको कंट्रोल करना इसका काम है सेंट्रल बैंक का। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल बैंक इज़ अ बैंक विच कंट्रोल क्रेडिट्स। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल भी करता है। ठीक है, तो इस दोनों डेफिनेशन आप ही कर सकते हैं, अच्छी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम इसके जो है प्रिंसिपल्स और जो पॉलिसीज ये बनाता है उस पर डिस्कशन करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स क्या, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, यानी कि इसके उसूल क्या हैं और इसके मकासद क्या हैं, सेंट्रल बैंक के क्यों ये बनाया जाता है। ठीक है, किन उसूलों के तहत ये काम करेगा, क्या इसका मकसद है। तो सबसे पहला आपको नज़र आ रहा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मुल्क के अंदर जो है मुआशी इस्तेहकाम लाने इसका काम है। ठीक है, मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा, सेंट्रल बैंक वर्क करता है फुलफिलमेंट ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, जहाँ जहाँ माली ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, वो पैसों की ज़रूरत को ये पूरा करेगा। देखें, कारोबारी जो हजरात हैं उनको कारोबार शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, और ये पैसा उनको कहाँ से आता है, कमर्शियल बैंक्स की तरफ से आता है पैसा। ठीक है, और कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा है। अगर कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम हो जाएगा तो उनको भी सहारा देने वाला कौन है, सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक जो है इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। मुल्क में लोगों की जो माली ज़रूरियात हैं, इदारों की, गवर्नमेंट के इदारों की या प्राइवेट इदारों की जो माली ज़रूरियात है उसको जो है वो ओवरऑल कंट्रोल कर रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो है
मुल्की निज़ाम बेहतर हो, ठीक है, बैंकों का निज़ाम बेहतर हो, बैंकों की जो माली ज़रूरियात हैं वो सेंट्रल बैंक पूरी कर रहा है, और फिर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोगों की माली ज़रूरियात को पूरी कर रहे हैं। इस तरह से एक सर्कल चल रहा है जो कि आपके पूरे माशरे को जो है वो इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रहा है, पूरे माशरे की जो माली ज़रूरियात हैं वो पूरी कर रहा है। इफ़ एनी सेक्टर ऑफ इकॉनमी, अगर कोई भी सेक्टर आपके माशरे का जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो सेंट्रल बैंक जो है उसके माली हालात में मुआवनत करेगा, उसको अपने पाँव पे खड़ा होने में मदद करेगा, उसको स्टैंड देगा, ठीक है। माली तौर पर सेंट्रल बैंक उस इदारे की मदद ज़रूर करेगा। तो इस तरह से मुल्क में जो है वो एक स्टेबिलिटी आएगी। उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट, इसका जो मकसद है वो कौम का मफाद है। जैसे कि पहले हमने डेफिनेशन में बात कर ली, इन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम कर रहा है, नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है। इसका अपना मकसद, बुनियादी मकसद इसका प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका मकसद जो है वो नेशन के इंटरेस्ट में काम करना है, ठीक है, कौम के इंटरेस्ट में काम करना है। ये पहले जो है नेशन के इंटरेस्ट को फॉलो करता है, ठीक है। और जो प्रॉफिट जो है ये इसका सेकेंडरी सानवी मकसद है, ठीक है, इसका प्राइमरी नहीं है, ठीक है। लेकिन कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं तो उनका जो प्राइमरी जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, प्रॉफिट अर्निंग है। उनको जनरल पब्लिक वेलफेयर से कोई गर्ज नहीं है, हालांकि वो कर भी रहे किसी तरीके से, लेकिन पहला उनका जो मकसद है प्रॉफिट अर्निंग है, इसीलिए उन्होंने बैंक्स बनाए हैं। Central bank always prefer the national interest of all other things. Besides, central bank also pursue the other members bank to earnestly in the best interest of the nation. और ये दूसरे बैंकों को भी इस चीज़ की जो हदायत देता है कि वो जो है ना लोगों के इंटरेस्ट को पहले रखें, ठीक है, लोगों के मफाद को पहले रखें और फिर जो है अपने मफाद की बात करें, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक का बुनियादी मकसद जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है, मुल्क के इंटरेस्ट में, कौम के मफाद में काम करता है, मुल्क में जो हालात फाइनेंशियली जो है उनको बेहतर करने की कोशिश करता है। उसके बाद इफेक्टिव पॉलिसी, सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी के वो पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है। पॉलिसीज़ के हवाले से मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाता है, यानी कि पैसा कितना इशू करना। आप अक्सर देखते हैं कि हर ये छोटी ईद पे जो इवेंट्स आते हैं इन पे नया नोट इशू किया जाता है, लोगों को नई नई कॉपीज़ दी जाती हैं, ठीक है। तो नया नोट इशू किया जाता है। अब ये नया नोट जो इशू करना है ये कितनी मिकदार में इशू करना है, कब इशू करना है, इसके हवाले से जो पॉलिसी बनाएगा वो सेंट्रल बैंक बनाएगा, और इस पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं कि नोट नया कब इशू करना है और कितना इशू करना है। सेंट्रल बैंक हिसाब लगाता है कि ऑलरेडी मुल्क के अंदर कितना नोट जारी हो चुका हुआ है और मज़ीद जारी करने की कितनी ज़रूरत है। तो मुल्क की ज़रूरत को देखते हुए, अपनी इकॉनमी की डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए, ज़रूरत को पेश नज़र जो है वो मज़ीद नोट इशू करेगा। और बाज़ औक़ात जब मुल्क में बहुत ज़्यादा नोट जारी हो चुका हो, ठीक है, तो फिर उस नोट को मार्केट से वापस कैसे उठाना है उसके बारे में भी ये पॉलिसी बनाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से करनी है, डिफरेंट स्कीम्स मुतारफ़ करवाई जाएंगी, ठीक है, ताकि लोग जो हैं मुनाफा की गर्ज से अपना पैसा बैंकों में दोबारा रखवा दें और मुल्क से जो है, जो माशरे के मार्केट में जो है पैसा कम हो जाए ताकि इन्फ्लेशन कम आए। तो पैसे का जो कंट्रोल है, पैसे की जो एक्सपेंशन है और कंट्रैक्शन जो है वो कंट्रोल करना, उसके हवाले से जो पॉलिसीज़ बनाना वो किसका काम है, सेंट्रल बैंक का काम है। तो ये इफेक्टिव पॉलिसीज़ बनाता है ताकि मुल्क में जो है हालात बेहतर रहें, इन्फ्लेशन भी क्रिएट ना हो। उसके बाद स्पेशल अथॉरिटीज़, सेंट्रल बैंक के पास, हर मुल्क के सेंट्रल बैंक के पास स्पेशल अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे कि वो इशुएंस ऑफ करेंसी नोट। किसी बैंक के पास ये अथॉरिटी नहीं कि वो नोट्स बनाए, ठीक है, क्योंकि अगर हम कमर्शियल बैंक्स को इसकी इजाज़त दे दें तो कमर्शियल बैंक्स तो हर बैंक अपने हिसाब से नोट्स बनाने शुरू कर दें, नोट्स में फिर यकसानियत ना हो, ठीक है, कोई सिमेट्री ना हो, कोई किसी तरह का नोट बना दे, कोई किसी तरह नोट बना दे। इस तरह से जो नोट बनाने वाली बॉडी है वो एक ही है, ताकि एक ही तरह के नोट हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि 100 रुपये का नोट आपके पास भी है, दूसरे बंदे के पास भी, लेकिन आपके पास किसी और तरह का है, दूसरे बंदे के पास किसी और तरह का है, ठीक है। तो इस तरह से भी कलर में चेंज रहा है, कोई और चीज़ में मतलब फ़र्क ना हो। इसलिए जो सेंट्रल बैंक ने जो है इस चीज़ से बचने के लिए इस अथॉरिटी को सिर्फ अपने पास रखा है। अब सिर्फ सेंट्रल बैंक जो है मुल्क में एक ऐसा बैंक है जो कि बैंकों को कंट्रोल भी कर रहा है, और नोट जारी करने की अथॉरिटी भी सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ही है, ठीक है। और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना, ठीक है। डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बीइंग गवर्नमेंट बैंक एज अ गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करना इसका काम है, ठीक है। द सेंट्रल बैंक यूजेस इट्स अथॉरिटीज टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी द कंट्री एंड द कंट्री विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंट्रल बैंक जो है अपनी अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए
इकॉनमी को मज़ीद जो है वो मजबूत बनाने की कोशिश करता है अपनी इस ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह निभाते हुए वो अपनी इकॉनमी को माशरे को और माशी हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये इसका काम है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन से मुराद क्या है कि सेंट्रल बैंक जो है वो फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, ख़ास किस्म के उसूल और कवानीन रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए काम करता है, ठीक है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके बनाए हुए हैं? वो गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक है ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट के बिहाफ, जैसे हमने ऊपर वाले हेडिंग में बात की, इसलिए गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को सामने बरोकार लाते हुए, सामने रखते हुए काम करेगा। एंड इट्स ऑल डीलिंग्स ऑलवेज रिमेन विद द सेट रूल्स, ठीक है। उसकी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं और डीलिंग्स हैं, वो तमाम वो सेट रूल्स जो गवर्नमेंट के बनाए रूल्स हैं उनके मुताबिक होंगी। द सेंट्रल बैंक ऑब्जर्व the central bank not only observe the constitution limits but also instruct the other banks and financial institutions to observe the said limits, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है ना तो फिर सिर्फ खुद इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा, बल्कि दूसरे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी हिदायत जारी करेगा कि वो भी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो सिर्फ सेंट्रल बैंक के ऊपर लागू नहीं होंगे, सेंट्रल बैंक खुद भी उन रूल्स को फॉलो करेगा, और जो लिमिटेशंस जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई हैं वो सिर्फ खुद नहीं फॉलो करेगा, बल्कि दूसरे बैंकों को भी हिदायत जारी करेगा, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी हिदायत जारी करेगा कि वो भी गवर्नमेंट के इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपने डीलिंग्स को आगे लेकर के चलें, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल बैंक जो है फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, यानी कि सियासी तौर पे कोई असर और रसूख नहीं होता है इसके ऊपर, सियासी मामलात में नहीं आएगा ये, ठीक है, या सियासी प्रेशर में नहीं आएगा। सेंट्रल बैंक कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करता अगर एक अच्छा सेंट्रल बैंक जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आता। अगर एक सेंट्रल बैंक जो पॉलिटिकल प्रेशर में आके डीलिंग करना शुरू कर दे तो फिर वो पूरे मुल्क के निज़ाम को जो है बदतर से बदतर कर सकता है, इन्फ्लेशन आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कहती है मज़ीद पैसा जो है वो नोट इशू करें, तो मज़ीद पैसा इशू करने से ऐसा हो सकता है कि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा हमें पैसा चाहिए, पैसा मज़ीद इशू करें। सेंट्रल बैंक कहता है जी ऑलरेडी पैसा इतना, पैसा इशू करेंगे तो इन्फ्लेशन आ सकती है, लेकिन गवर्नमेंट अपने प्रेशर के ज़रिए पैसा नया नोट इशू करवाती है। तो इस सूरत हाल में अगर पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाएगा तो इस सूरत हाल में मुल्क में जो है जो वो एक निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाएगा, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा जब पॉलिटिकल प्रेशर होगा ऊपर से, और मुल्क में जो है पैसे का वो जो फ्लोट ऑफ मनी वो ज़्यादा हो जाएगी, अनड्यू एक्सपेंशन हो जाएगी, और इस तरह से इन्फ्लेशन भी आएगी। तो एक अच्छा सेंट्रल बैंक जो है वो कभी भी वो पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आता और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं मानेगा, ठीक है, और अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो इससे हट के मुल्क के इंटरेस्ट में काम करेगा, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरेस्ट में काम करेगा, ठीक है। उसका बुनियादी मकसद कौम के मफाद के लिए काम करना है, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काम करना, ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर हमें इररिपेरेबल लॉस का सामना करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम्स का सामना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है कस्टोडियन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरे बैंकों का जो कस्टोडियन एक मुहाफिज है उसके तौर पे भी अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। ये दूसरे बैंकों का मुहाफिज भी है और उनकी ग्रोथ के हवाले से भी काम करेगा, उनको जब माली ज़रूरत होगी तो उनकी माली ज़रूरियात को पूरा करेगा, ठीक है। So the central bank not only keeps a watchful eye on the economic affairs, ये माशी जो मामलात हैं उनके ऊपर भी नज़रसानी करता है, ठीक है, कंट्री के, बट आल्सो प्ले द वाइटल रोल टू स्ट्रेंथन एंड सिक्योर द प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। ये जो बैंकों का सारा निज़ाम है इसको भी कंट्रोल करेगा, और तमाम जो शेड्यूल बैंक्स हैं वो स्टेट बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो है वो अपनी सर्विसेज परफॉर्म करेंगे मुल्क के अंदर, ठीक है। ये कंट्रोलिंग बॉडी जो दूसरे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल भी करता है। कस्टोडियन ऑफ क्रेडिट सिस्टम को भी कंट्रोल करता है ये सेंट्रल बैंक जो है रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। यानी कि उधार जो है वो किसको देना है, कब देना है, कितना देना है, ठीक है। ये भी जो कमर्शियल बैंक उधार देते हैं, लोन देते हैं, ये स्टेट बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक ही दिया जाता है, ठीक है। तो इस क्रेडिट सिस्टम को जो कंट्रोल करना है वो भी इसके ज़िम्मा है सेंट्रल बैंक के, ये देख रहा होता है इसकी हिदायत के मुताबिक ही कमर्शियल बैंक जो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दीज फैक्टर्स ऑलवेज केप्ट इन व्यू डिसाइडिंग द मैटर्स, ठीक है।
तो ये सारे के सारे मामला जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से डिसाइडेड होते हैं और जो कि इंस्ट्रक्शंस फिर कन्वे की जाती हैं कमर्शियल बैंक्स को, और फिर कमर्शियल बैंक्स इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है काम करते हैं और मुल्क में जो है वो इस बैंकिंग के निज़ाम को बेहतर बनाने की और क्रेडिट सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ। थैंक यू वेरी मच।